चैप्टर 9 साइंस का ना हम लोग अभ्यास में सब खत्म हो गया। इंटरनल क्वेश्चन मन खत्म का है, जहाँ से थोड़ी मर गया नहीं, समाप्त हो गया इंटरनल क्वेश्चन। पेज में जो क्वेश्चन था सो पेज का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? पेज वाला तो नहीं बचा हुआ है, सब लिखा दिए, बना दिए हैं न्यूमेरिकल। अब पहला क्वेश्चन में कहता है कि अगर कोई वस्तु, अभ्यास का पहला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल कार्य करती है तो उसमें वेग क्या होगा, उसका परिणाम और दिशा। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा करके बोला गया है कि यदि इसमें कोई वेग अनुभव करती है तो परिणाम और दिशा क्या होगा, और नहीं करती है तो फिर क्या होगा। दोनों कंडीशन है ना। माने कोई वस्तु अगर कहीं विरामावस्था में रखा हुआ है तो वो तब तक विरामावस्था में रहना चाहेगा जब तक ना कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। नहीं, वो एक वस्तु, चाहे कुर्सी, चाहे टेबल हो, चाहे कोई एक पेन हो, पेन टेबल पर रखा हुआ है, हम उसको जब तक बाहर से कोई बल नहीं देंगे तो उस पेन में गति तो होगा नहीं। वो पेन अपने से स्वतः उठ करके हमारे हाथ में आएगा क्या? हम उसमें बल लगाएंगे, फिर उसमें गति देंगे, तब ना आएगा हमारे हाथ में। तो असंतुलित बल अगर कार्य शून्य कार्य कर रहा हो तो उसमें जो लगने वाले वेग हैं वो भी शून्य होगा। लेकिन यदि वस्तु में कोई बाह्य बल लग रहा है, ठीक है, जब बाह्य बल लग रहा है वस्तु में तो वस्तु में वेग उत्पन्न होगा, और ऐसे स्थिति में उसमें स्थान बदलेगा, माने परिणाम और दिशा दोनों बदलेगा। जबकि पहली अवस्था में जब असंतुलित बल शून्य था तो उसमें वेग उत्पन्न नहीं था, तो उसमें परिणाम और दिशा भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नहीं, इसी बात को हमको लिखना है, लिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा सुनो तो। क्वेश्चन नंबर 2 शोर नहीं करना तुम लोग, ये का हल हो गया। 2 में कहता है कि किसी दरी को जब पीटा जाता है तो उसके धूल के कण बाहर आ जाते हैं, माने बाहर गिर जाते हैं। ये जो कंडीशन है ना, वो केवल दरी में नहीं होता है, नहीं, और भी जैसे कपड़ा भी हम लोग झाड़ते हैं, नहीं, तो कपड़ा झाड़ते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। या तो कपड़ा साफ करके अगर हम लोग उसको धूप में फैलाने जाते हैं तो उसको पूरा इस तरह से झाड़ते हैं तो पानी के भी बूंद बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, कैसे आते हैं? दरी को अगर हम पीटेंगे कस करके तो उसके धूल के कण बाहर आ जाते हैं। क्यों जानते हो? कि दरी के जो बिनाई के रेशों के बीच जो धूल पहले से मौजूद है, दरी के जो बिनाई होता है उसमें बहुत सारा धागा है ना, तो धागों के जॉइंट में धागा जहाँ गुथा हुआ है ना, वहाँ पर कुछ गैप जगह रहता है और वहाँ पर धूल के कण बैठ जाते हैं। इसमें भी धूल के कण बैठ जाते हैं, ऐसा बात नहीं, नहीं, तो इसमें गैप बहुत कम अल्प है ना, इसलिए पता नहीं चलता है। कभी तुम देखा होगा कि दरी को जैसे झाड़ा पूरा धूल उड़ता है? नहीं, क्या कारण है? कारण यही है कि गति का प्रथम नियम लागू होता है ना, है? गति का प्रथम नियम कैसे लागू होता है? कि दरी में लगे हुए धूल अभी दरी के साथ विरामावस्था में है, ठीक है। अब हम लोग दरी को पीट रहे हैं छड़ी से, तो दरी गति के अवस्था में आ रहा है, गतिशील हो रहा है। जब दरी गतिशील हो रहा है तो उसमें जो धूल के कण लगे हुए हैं अपने आप को, अभी जब विरामावस्था में था तो उसी अवस्था को बनाए रखने के लिए वो धूल के कण बाहर झड़ जाते हैं। मतलब कि जड़त्व का जो 2 नियम बताए थे ना, विराम जड़त्व का पालन करना चाहता है वो धूल का कण, नहीं, और विराम जड़त्व में कहता है कि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन हम लोग गति दे रहे हैं उसमें, किस में? दरी में। तो दरी के साथ जो चीज़ लगा हुआ है वो भी तो गति हो जाएगा, तो झड़ जाता है वो, नहीं। तो यही चीज़ है इसमें, हम तुमको लिखा रहे इसका आंसर, लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक तरह से तुमको पहले हम लिखा चुके हैं। उसमें जो बोला गया था ना कि बस के छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, इसकी चर्चा हम तुमको पहले किए थे, नहीं,
बस की छत पर रखा सामान को अगर रस्सी से नहीं बांधेंगे तो क्या कंडीशन हो सकता है? सामान या तो आगे गिर सकता है या तो पीछे गिर सकता है। आगे कब गिरेगा और पीछे कब गिरेगा और क्यों गिरेगा? कंडीशन ये है ना कि अगर हम सामान को नहीं बांधे तो क्या होगा? सामान को अगर रस्सी से नहीं बांधेंगे तो गिर जाएगा। कैसा गिरेगा? या तो आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा। दाएं बाएं भी गिर सकता है क्या? दाएं बाएं भी गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? देखो यहाँ भी गति के प्रथम नियम ही लागू हो रहा है कि नहीं? अगर बस अभी विरामावस्था में है, ठीक है, और उस पर लदा सामान को अगर रस्सी से नहीं बांधेंगे तो सामान बस के साथ अभी विरामावस्था में। जैसे ही बस आगे बढ़ेगी तो उस पर जो लदा सामान है वह अपने आप को विरामावस्था में रखना चाहेगा, नहीं? तो ऐसे स्थिति में बस आगे बढ़ जाएगा और सामान पीछे की ओर लुढ़क के गिर जाएगा। और यदि गतिशील है बस, है, जब बस गतिशील है और सामान को हम बांध के नहीं रखे हैं रस्सी से और अचानक बस रुकती है तो उस पर जो लदा सामान है वो चूंकि बस के साथ गतिशील है, नहीं, और बस अब रुक गई तो सामान अपने आप को गति बनाए रखना चाहती तो वो आगे न बढ़ना चाहेगा, तो आगे बढ़ने की स्थिति में आगे गिर जाएगा। तुमने ऐसा देखा होगा। यही चीज था, तुमको इस क्वेश्चन का आंसर अपने से लिख लेना होगा। जो क्वेश्चन बताए थे ना कि बस पर सवार व्यक्ति जब बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाता है और बस अचानक खुलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। सेम बात इसमें भी लागू होता है कि तो वही चीज़ तुमको हम लिखाने जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन को सुनो तुम लोग। कहता है कि एक बस विरामावस्था में है और एक पहाड़ी से नीचे उतर रही है स्वतः, ठीक है, चालू करके भी उतारा जा सकता है और नहीं तो न्यूट्रल कर दो ना, अपने आप लुढ़केगी, ठीक है। तो पहाड़ी से नीचे उतर रही है तो कहता है कि 20 सेकंड में वो 400 मीटर दूरी तय कर लिया। देखो समय जो है वो तुम्हारा 20 सेकंड है, दूरी जो तय किया है वो कितना तय किया? 400 मीटर। नहीं, विरामावस्था की बात यहाँ बोला गया है ना, तो इसका प्रारंभिक वेग u = 0 मीटर पर सेकंड हम कर देते हैं। जब विरामावस्था जहाँ बोल दिया u = 0 करना, नहीं, समय 20 सेकंड दिया हुआ है, दूरी इतना दिया हुआ है, तो कहता है इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। भी तो दिया नहीं, इसका त्वरण ज्ञात करना है। और फिर कहता है कि यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन हो, नहीं, ट्रक का द्रव्यमान को n से इंडिकेट करते हैं, 7 टन। 7 टन माने 1 टन में 1000 किलो, तो कितना हो जाएगा? 7000 kg का वो ट्रक है। ट्रक का वजन कितना? 7000 kg। नहीं, तो इसमें दो चीज ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है और इसमें साथ में F ज्ञात करना है, बल। नहीं, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र लगा सकते हैं, त्वरण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो गति का जो 3 गो समीकरण है, v = u + at और v² = a² + 2as, s = ut + ½ at²। इन तीनों में से किसी एक को लो। किसको लोगे? नीचे वाले को। तो लिखेंगे s = ut + ½ at²। s कितना है मेरा? 400 = 0 गुने 20 सेकंड है प्लस 1/2, हमको ये ज्ञात करना है 20 का स्क्वायर करें। क्लियर? तो यहाँ पर 400 हो जाएगा और ये 2 फैक्टर 0 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस 20 हाँ 400a/2
2, 20 20 400 होता है कि नहीं, A/2, इसको हम कटा देंगे, सही है। तो आ गया 400 = 200A, तो यहाँ कटा दिए 2 आ गया, मैंने ये = 2 मीटर/सेकंड²। क्लियर, त्वरण निकल गया। कैलकुलेशन को समझे कि नहीं, U 0 है मेरा, T 20 है, वहाँ से लिखे हुए हैं 1/2 ये 20 का स्क्वायर हो गया, T का स्क्वायर तो 20/2, 20 20 400, A मल्टीप्लाई होगा, ये भागा 2, और इसको गुना करेंगे तो 0 आएगा। समझना ठीक से, और नहीं तो फिर तुम लोग पूछ सकते हो। 200 ये इधर 400 बनता जा रहा है, नहीं कटा देंगे तो 200 × 2 400 होता है कि नहीं, तो A = 2 मीटर/सेकंड², त्वरण आ गया। अब हमको चाहिए F, तो F = ma, m कितना है मेरा 7000 kg, तो 7000 लिखो इंटू त्वरण कितना है 2, तो 7 दूनी 14000 न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो n लिख दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता यह है कि 1 kg का एक वस्तु को तालाब में या जल की सतह पर हम क्या करते हैं 20 मीटर/सेकंड के वेग से फेंकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि 50 मीटर की दूरी पर जाकर के वो पत्थर रुक जाती है। हम लोग अक्सर जो है ना तालाब के पास जाकर के ना इस प्रकार का चहलकदमी किए हैं, पत्थर को लिए और इस प्रकार फेंकते हैं कि वो पत्थर 2-3 बार 4 बार छलांग लगाते हुए डूब जाता है। ऐसा हम लोग करके देखें कि नहीं, तालाब में मज़ा आता है देखने में, और ज़्यादा रहता है वो चपटा वाला जो पत्थर रहता है ना, उसको खोद करके उसको ऐसे मारते हैं, तो किसी का 5 बार जाता है, किसी का 7 बार जाता है, टप्पा मारता है नहीं, और फिर वो रुक जाता है। तो रुक क्यों जाता है, वो इन से उन पार हो जाता, तालाब के इस पार से उस पार हो जाता। रुकने के पीछे वजह है कि पानी के सतह पर एक घर्षण बल लगता है, तो उसके वेग को कम कर देता है। जब वेग को कम कर दिया तो कहीं न कहीं तो उसका वेग शून्य होगा, जब वेग शून्य होगा तो वहीं रुक जाएगा, और रुकेगा तो ऊपर ही तैरेगा क्या, पता थोड़ी नहीं, वो डूब जाएगा नहीं, तो डूब जाता है। तो ऐसे में जो पानी के सतह पर जो लगने वाला घर्षण बल है ना, उसकी गणना करना है। तो इस प्रश्न में दिया क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले वस्तु जो है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg, 1 kg दिया हुआ है ना, इसमें प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर/सेकंड, 20 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो U = यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर/सेकंड। कितनी दूरी पर जाकर के वो रुक गया, 50 मीटर की दूरी पर जाकर के रुक गया, माने S जो डिस्टेंस है ना, वो S = हो जाएगा 50 मीटर। नहीं, जब रुक गया तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया 0, तो उसका अंतिम वेग को हम कहेंगे v = 0 मीटर/सेकंड। तब कहता है कि इस पर जो पानी के सतह पर जो घर्षण बल लगा, वो घर्षण बल की गणना करनी है। तो घर्षण बल की गणना हम लोग गति का दूसरा नियम में पढ़े ना कि F = ma, नहीं तो F = m तो दिया हुआ है, a पता नहीं, इसका मतलब हमको F निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए मेरे पास U, S और V दिया हुआ है, तो गति का कौन सा समीकरण लागू होगा, दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि v² = u² + 2a। v मेरा क्या है 0, नहीं 0 का स्क्वायर, u मेरा क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 50, यस 50 है ना, सही।
तो 0 = 400। ठीक से समझ करके जाओगे ना तो हमको भी संतुष्टि मिलेगी और तुमको भी संतुष्टि मिलेगी। और ठीक से अगर समझ के नहीं जाओगे तो तुम रात में सपने को करोगे और हमको भी लगेगा कि हम ठीक से नहीं समझा सके, तो टीचर का मनोबल थोड़ा नीचे हो जाता है, बुझे। और जब टीचर का मनोबल नीचे हो जाता है तो जिस एनर्जी के साथ पढ़ाया जाता है, जिस एनर्जी के साथ बोलते हैं ना, वो एनर्जी लॉस कर जाता है। एनर्जी विल बी फेल डाउन, ठीक है। तो एनर्जी मेरा लॉस नहीं होने देना। एनर्जी लॉस नहीं होने दोगे कब? जब तुम बढ़िया से समझ लोगे तब, ठीक है। फिर ऐसे ही में अच्छा लगता है थोड़ा पढ़ाने में। एक बात करते हैं, इस 400 को हम क्या करेंगे कि हम इधर ले आते हैं, तो -400 होगा या नहीं होगा? तुम लोग कोई बोलो यस या नो। ये वाला 400 इधर कर दिया, इधर से देखना चाहिए, ये वाला 400 कर दिया, होगा ना। तब यहाँ पर कटा देंगे और ये -4 मीटर/सेकंड²। जानते हो हम तुमको ये गति चैप्टर जो शुरू किए थे उस समय बताए थे कि अगर गतिशील हो कोई वस्तु और विरामावस्था में लाना हो तो रिटार्डेशन लगेगा, माने मंदन लगेगा। तो मंदन किसको कहेंगे कि त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। तो यहाँ त्वरण का ऋणात्मक मान आया, मंदन लगा। मंदन लगा माने गति की अवस्था में प्रारंभिक वेग 20 मीटर/सेकंड था, अंतिम वेग 0 था, तो गति घट रहा है। गति घट रहा है तो क्या होगा? हमारा त्वरण माइनस में जाएगा। तो माइनस में आ गया, त्वरण हमारा आ गया माइनस में। अब हमको चाहिए F = ma। तो m के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 1 kg है ना, और गुना त्वरण हमारा जो आया वो -4, तो यहाँ पर -4 न्यूटन बल लगेगा। अब कहने का मतलब देखो, ऑब्जेक्टिव में तुमको कहीं भी उलझा सकता है। क्या त्वरण ऋणात्मक हो सकता है? तो सॉरी, जय दोस्त, फिर से सुनो, त्वरण तो ऋणात्मक होता ही है, साथ में जब त्वरण ऋणात्मक होता है ना तो वस्तु का तो बल भी ऋणात्मक होता है। माने बल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो क्या बल शून्य हो सकता है? शून्य असंतुलित बाह्य बल हो सकता है जब त्वरण 0 होगा तो है। तो बल भी ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण भी ऋणात्मक होगा तब बल भी ऋणात्मक, त्वरण धनात्मक तो बल धनात्मक। क्यों? क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान कभी ऋणात्मक तुम नहीं देखा होगा। ऐसा है कि आलू का वजन -2 kg नहीं देखा, 2 kg देखा, माने 2 kg माने प्लस, वो पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर में होगा नहीं, ठीक है। तो बल ऋणात्मक आ गया 4 न्यूटन।